आज हमारे प्रोटैगनिस्ट के बर्थडे पर उसके पेरेंट्स एक चमचमाती रोल्स रॉयस फैंटम में उसे लेने आए। दोनों इतने महंगे फॉर्मल कपड़ों में थे कि ऐसे आउटफिट्स उसने सिर्फ मैगजीन्स में देखे थे। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने 20 साल का टेस्ट पास कर लिया है, और वो वहीं खड़ा था, हाथ में ठंडा और पत्थर जैसा सख्त बन पकड़े हुए। वही उसका बर्थडे डिनर था। उसने पहले उन दोनों को देखा, फिर उस लग्जरी कार को जो उस टूटी फूटी गली में अजीब तरह चमक रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, कैसा टेस्ट? ऐसा टेस्ट जिसे कंप्लीट करने के लिए 20 साल की भूख और ठंड सहनी पड़े। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया। उसकी उंगली में पहनी बड़ी डायमंड रिंग उसकी आंखों में चुभ गई। वो प्यार से बोली, चिन्निमो, घर चलो, तुम्हारे लिए बर्थडे फीस्ट रेडी है। उन्होंने कहा कि फैमिली की $multi-billion प्रॉपर्टी अब उसकी होगी। उसका नाम था चिन्निमो, और सच कहे तो ये नाम उसकी जिंदगी पर परफेक्टली फिट बैठता था। 25 सालों तक उसने ज्यादा वक्त खामोशी में गुजारा था, भूख, कड़कती ठंड और क्लासमेट्स के मजाक को सहते हुए। उसने मकान मालिक की गालियां भी सही, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स भी कहीं दूर उसी की तरह स्ट्रगल कर रहे होंगे। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक गरीब फैमिली है जो मिलकर जिंदगी से लड़ रही है। लेकिन आज अपने 25th बर्थडे पर उसके पेरेंट्स एक फैंटम में हॉट कट्यूर पहनकर आए थे, जैसे कोई देवता जमीन पर उतर आए हो, सिर्फ ये बताने कि उसकी पूरी जिंदगी असल में एक केयरफुली प्लान्ड ऑर्डील थी। उसने अपने फादर चिन जिहांगा की तरफ देखा, एक ऐसा आदमी जिसका नाम ही पावर दिखाता है। उसने निमो के कंधे पर हाथ रखा और एक सुपीरियर की तरह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, नॉट बैड। फिर कैजुअली कह दिया कि निमो का बॉडी स्ट्रांग निकला और वो बिगड़ा नहीं। ये वर्ड्स निमो के दिल पर स्लेज हैमर की तरह लगे। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसे शहर की सबसे गंदी स्लम में एक दूर के रिलेटिव के पास छोड़ दिया गया था। हर महीने एग्जैक्टली 500 युआन भेजे जाते थे, बस इतने कि वो भूख से न मरे। उसकी जिंदगी पैच्ड कपड़ों और सबसे सस्ते खाने में गुजरी। फिर 10 साल की एज में उस रिलेटिव ने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था। इसके बाद वो एक छोटे से बिना खिड़की वाले कमरे में शिफ्ट हो गया, जिसका रेंट सिर्फ 100 युआन था। एक बार उसे 40 डिग्रीज फीवर हुआ। वो कमरे में अकेला पड़ा जल रहा था, आधी होश में। हॉस्पिटल के पैसे नहीं थे, तो वो बस सिकुड़कर ठंडी दीवार से लग गया, थोड़ी राहत की उम्मीद में। रोते हुए अपने पेरेंट्स को पुकारता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सर्द हवा की चीख सुनाई दी। उसने हमेशा सोचा था कि उसके पेरेंट्स कहीं दूर मुश्किल जॉब्स कर रहे होंगे और ट्रैवल का खर्चा बचाने के लिए उससे मिलने नहीं आ पाते। वो तो सपना देखता था कि एक दिन बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। अब सोचकर सब मजाक लग रहा था। जब वो आधी रात को भूख से तड़पकर जमीन पर लौट रहा होता था, तब शायद उसके पेरेंट्स किसी गाला में शैंपेन पी रहे होते। जब वो बारिश में किलोमीटर्स दौड़ता था सिर्फ बस का किराया बचाने के लिए, तब वो किसी लग्जरी बॉलरूम में ग्लासेस क्लिंक कर रहे होते। और जब वो ठंड और मुश्किलों से लड़ रहा था, तब शायद वो अपनी वार्म लग्जरी कार में बैठे बस इतना कह रहे होते कि आज मौसम कितना खराब है। उसकी मां लिंगवान इतनी यंग लग रही थी कि मुश्किल से 30 की दिखती थी। उसने आंसुओं भरी आंखों से निमो का चेहरा छूने की कोशिश की और धीरे से कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया, जो भी दर्द उसने सहा, सब उसके अपने भले के लिए था। कितना कन्वीनियंट एक्सक्यूज था ना? निमो ने उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे पूछा, अगर मैं तुम्हारा ये टेस्ट पास नहीं करता तो? अगर मैं किसी बीमारी से मर जाता या किसी अंधेरी गली में पिट पिट कर खत्म हो जाता, तब भी क्या तुम्हें फर्क पड़ता? लिंगवान का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन चिन जियांगहा ने तुरंत पेट्रियार्क वाली अथॉरिटी में जवाब दिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। चिन जियांगहा का बेटा इतना वीक नहीं हो सकता। उसने कहा कि वो हमेशा शैडो में रहकर निमो पर नजर रखे हुए थे, कि वो हमेशा सेफ था। सेफ? अब समझ आ रहा था कि उनके हिसाब से ऑब्जर्वेशन क्या होता है। स्कूल के बुलीज को उसका सर पानी की बाल्टी में दबाते हुए देखना, एक बन के लिए उसे स्ट्रे डॉग से लड़ते देखना, डेंजरस कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरती आयरन रॉड्स के नीचे आते आते बचना, यही उनकी सेफ्टी थी। और उस मोमेंट में निमो का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी पूरी जिंदगी एक शो थी और उसके पेरेंट्स बस ऑडियंस बनकर उसे देख रहे थे। तो टेस्ट खत्म हो गया? उसने पूछा। उसकी आवाज उसे खुद किसी अजनबी की लग रही थी। चुन जियांगहा जोर से हंसा और बोला, हाँ, खत्म। आज से पूरे चुन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। उसने कहा कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है। फिर कैजुअली मेंशन किया कि उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों उसका वेट कर रहे हैं। निमो का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसका भाई?
और उसकी गर्लफ्रेंड लिनशू उनके घर पर क्या कर रही थी? लिनशू उसकी कॉलेज स्वीटहार्ट थी। 3 साल से वो दोनों रिलेशनशिप में थे। वो हमेशा कहती थी कि उसे निमो से प्यार है, उसके पैसों से नहीं। निमो सच में मानता था कि उनका प्यार जेन्युइन है, लेकिन अब उसे लग रहा था शायद वो भी इस टेस्ट का एक हिस्सा थी। उसे लग्जरी कार में बिठाया गया जिसके अंदर महंगी फ्रेग्रेंस की स्मेल भरी हुई थी, इतनी एक्सपेंसिव कि उसका नाम तक वो नहीं जानता था। सच कहें तो सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था। सॉफ्ट लेदर सीट्स और उसका पुराना सख्त लकड़ी का बेड, दोनों अलग अलग दुनियाओं की चीजें लग रही थीं। गाड़ी धीरे धीरे कीचड़ भरी गली से बाहर निकलने लगी। निमो ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बन बेचने वाला बूढ़ा आदमी क्यूरियोसिटी से कार को देख रहा था। वही आदमी जिसके पास वो 20 साल से रोज जाता था, रोज 2 सबसे सस्ते और सख्त बंस खरीदता था। अब वही गरीब लड़का एक लग्जरी कार में बैठा था। निमो ने नजर हटा ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग्स धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। उनकी जगह बड़े बड़े शाइनी स्काईस्क्रेपर्स आ गए। फिर वो लोग शहर के उस रिच डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए जिसे निमो ने सिर्फ टीवी पर देखा था। हर विला किसी हेविली गार्डेड फोर्ट्रेस की तरह लग रहा था। आखिरकार कार सबसे ग्रैंड मैंशन के सामने रुक गई। मैसिव आयरन गेट्स धीरे धीरे खुले। 2 यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड्स रिस्पेक्टफुली झुक गए और बोले, वेलकम होम मास्टर, मैडम और एल्डेस्ट यंग मास्टर। ये टाइटल सुनते ही निमो को उल्टी जैसी फील हुई। वो चुन झियांगहा और लिंग वान के पीछे अंदर गया। अंदर की लग्जरी डिस्क्राइब करना मुश्किल था। बड़े क्रिस्टल शैंडलियर्स, मार्बल फ्लोर्स जो शीशे की तरह चमक रहे थे और दीवारों पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी हुई थीं, ऐसी जो समझ ना आए फिर भी महंगी लगती हों। लिविंग रूम के सोफा पर एक यंग लड़का बैठा था। परफेक्ट टेलर्ड सूट, एलिगेंट पॉस्चर और चेहरे पर नेचुरल सुपीरियरिटी। उसकी शक्ल थोड़ी बहुत निमो से मिलती थी। उसके पास बैठी हुई लड़की को देखते ही निमो का दिल संक गया। लिन शू। वो वाइट ड्रेस में थी जो निमो ने कभी नहीं देखी थी। परफेक्ट मेकअप, ग्रेसफुल अपीयरेंस, जैसे वो हमेशा से इस दुनिया का हिस्सा हो। निमो को देखते ही वो तुरंत खड़ी हो गई। काफी नर्वस लग रही थी। हे निमो, उसने धीरे से कहा। दूसरा लड़का भी खड़ा हुआ। उसने आलस से स्ट्रेच किया और निमो को ऊपर से नीचे तक देखकर मॉकिंग टोन में बोला, तो ये है वो भाई जो 20 साल मिट्टी में जीता रहा। डैड का टेस्ट काफी ब्रूटल था। हाँ, इसकी शक्ल तो बिल्कुल भिखारी जैसी लग रही है। उसके वर्ड्स जहर की सुई की तरह सीधा निमो के दिल में घुस गए। चुन झियांगहा ने हल्की सी भौं सिकोड़ी और डांटा, चुनहुई, अपने भाई से ऐसे बात करते हैं? लेकिन उस डांट में कोई असली गुस्सा नहीं था, बल्कि निमो ने अपने फादर की आंखों में प्राइड और इंडल्जेंस देखा। तो ये था उसका नाम, चुनहुई। एक का नाम निमो मतलब खामोशी, दूसरे का हुई मतलब ब्रिलियंस। एक को अंधेरे में जीने के लिए भेज दिया गया और दूसरे को रोशनी में पाला गया। कितनी आयरॉनिक बात थी। लिंगवान प्यार से लिनशू के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सॉरी बेटा, तुम्हें वेट करना पड़ा। निमो फाइनली घर आ गया। अब तुम दोनों की अच्छी जिंदगी शुरू होगी। लिनशू ने जबरदस्ती स्माइल की, लेकिन उसकी आंखें बार बार बच रही थी। निमो उसे घूरता रहा। उसका दिल ऐसे लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसे जोर से दबा रहा हो। उसने कांपते हुए आवाज में पूछा, तुम्हें पहले से पता था? फिर दोबारा पूछा, तुम्हें हमेशा से सच पता था? लिनशू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना लोअर लिप बाइट किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो निमो की आंखों ने देखे। तभी चुनहुई हंस पड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम सच में बिलीव करते थे कि लिनशू जैसी खूबसूरत लड़की तुम जैसे गरीब लूजर से प्यार करेगी? एक कंगाल लूजर से? चुनहुई ने ठंडी हंसी के साथ बात पूरी की। सच ये था कि लिन शुए को उनके पेरेंट्स ने बहुत पहले ही नीमो की फियोंसे के रूप में चूज कर लिया था। प्लान ये था कि वो उसके पास रहे, उसके साथ इटर्नल लव का ड्रामा करे। सब इस टेस्ट का हिस्सा था। वो देखना चाहते थे कि क्या नीमो सबसे बुरी हालत में भी होप ढूंढ सकता है या नहीं। चुनहुई हंसकर बोला, क्या तुम इमोशनल हो गए? उसी पल नीमो की पूरी दुनिया टूट गई। उसे सिर्फ हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड और उल्टी जैसी फीलिंग महसूस हो रही थी। उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी भी फेक निकली। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, उसका प्यार, सब एक क्रूअल जोक था। उसने लिन शुए की तरफ देखा, वही लड़की जो उसके बीमार होने पर उसके लिए पॉरेज बनाती थी, जो उसे गले लगाकर कहती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और अब उसके चेहरे पर सिर्फ गिल्ट और पैनिक था। लिन शुए रोते हुए बोली, नीमो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। लेकिन नीमो ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज डरावनी तरह से शांत थी। एक्सप्लेन? उसने धीरे से कहा,
क्या एक्सप्लेन करोगी? ये कि तुम मुझसे प्यार करती थी जबकि मेरे पेरेंट्स के पैसों पर लग्जरी लाइफ जी रही थी, या ये कि मुझे सूखे बंस खाते हुए देखकर सीक्रेटली मुझ पर हंसती थी? लिन शुए की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन अब बहुत हो चुका था। चुन हुई इरिटेट होकर आगे आया और लिन शुए को प्रोटेक्टिवली अपने पीछे कर लिया। बस करो रोना, उसने कहा। नीमो अब एल्डेस्ट यंग मास्टर है। तुम जल्द ही एक बिलियनेयर एयर की वाइफ बनोगी, और क्या चाहिए तुम्हें? फिर उसने घिन भरी नजर से नीमो को देखा। अनग्रेटफुल मत बनो। ये तुम्हारी किस्मत है कि लिन शुए ने इतने सालों तक एक्टिंग करने की तकलीफ उठाई। वो हंसा। मैं तो एक दिन भी तुम्हारी गरीबी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बन को 2 मील्स में बांटना, 5 साल तक सेम कपड़े पहनना, डिस्गस्टिंग। हर वर्ड चाकू की तरह दिल में घुस रहा था। लेकिन नीमो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सिर्फ लिन शुए पर टिकी भी थी, जैसे वो अब भी एक सच ढूंढ रहा हो। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? उसकी आवाज टूट रही थी। एक दिन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी? लिन शुए का पूरा बदन कांप गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन चुन हुई की वार्निंग भरी नजर देखकर वो चुप हो गई। एक भी शब्द नहीं निकला, और उसकी वो खामोशी ही सबसे ब्रूटल जवाब थी। नीमो हंसने लगा, लेकिन हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। तभी चुन जैंग हा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी हेवी अथॉरिटेटिव वॉइस ने पूरे लिविंग रूम को इंस्टेंटली साइलेंट कर दिया। वो नीमो के पास आई और ठंडी नजरों से उसे देखा। मुझे पता है ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं। हमने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, पूरे चिन फैमिली के फ्यूचर के लिए। उसने चुन हुई की तरफ देखा और कहा कि वो बचपन से स्पॉइल रहा है, बहुत इंपल्सिव है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक नहीं। लेकिन तुम, उसने नीमो की तरफ देखते हुए कहा, तुमने 20 साल की हार्डशिप झेली है, तुम्हारा कैरेक्टर रेजिलिएंट है, तुम रूथलेस हो, इसीलिए तुम परफेक्ट एयर हो। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हों। रूथलेस। हाँ, वो था। एक बार दूसरे भिखारियों से एक फेंका हुआ चिकन लेग छीनने के लिए उसने एक लड़का का टांग तोड़ दिया था। अपनी हार्ड अर्न ट्यूशन मनी बचाने के लिए उसने 3 गुंडों के सर ईंट से फोड़ दिए थे। जो चीज वो रूथलेसनेस कह रहे थे, वो असल में उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। खून, आंसू और भूख से बनी हुई इंस्टिंक्ट। और आयरनी ये थी कि अब वही क्वालिटी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आ रही थी। नीमो ने सीधा अपनी मां की आंखों में देखा और पूछा, क्या इससे तुम्हें हक मिल जाता है मेरी जिंदगी के 20 साल छीनने का? लिंग वान की आंख तक नहीं झपकी। छीनना नहीं, उसने कामली जवाब दिया। ये एक ट्रायल था, तुम्हारी स्पिरिट को टेम्पर करने का तरीका। चुन झांगहा ने भी हैवी टोन में कहा, जो लोग ग्रेटनेस अचीव करते हैं वो छोटी बातों में नहीं उलझते। तुमने सिर्फ कुछ इनसिग्निफिकेंट साल लूज किए हैं, उसके बदले तुम्हें पूरा बिजनेस एम्पायर मिलेगा। इनसिग्निफिकेंट ईयर्स, नीमो ने धीरे से रिपीट किया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद हो गईं कि नकल्स सफेद पड़ गए, नाखून उसकी पाम्स में धंस गए। उसे वो सारी रातें याद आईं जब वो ठंड में अकेला रोकर सोता था। वो दिन याद आए जब भूख उसके पेट में चाकू की तरह दर्द करती थी। वो लोग याद आए जो उसे हर रोज बास्टर्ड और भिखारी बुलाते थे। और इन लोगों के लिए वो सब सिर्फ इनसिग्निफिकेंट ईयर्स थे, सिर्फ उनके ग्रैंड प्लान का एक इनसिग्निफिकेंट डिटेल था। नीमो ने पहले अपनी मां की तरफ देखा, फिर लिन शू की तरफ। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? अगर मुझे तुम्हारा ये गंदा पैसा और एयर का टाइटल नहीं चाहिए तो? रूम की हवा जैसे एक पल में जम गई। चुन झांगहा का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। लिन शू घबराकर उसके पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नीमो, प्लीज ऐसी स्टूपिड बातें मत करो। जो तुम्हारा हक है उसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? लेकिन नीमो ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया, जैसे उसका टच कोई कंटेजियस डिजीज हो। वो एक कदम पीछे हटा और ठंडी आवाज में बोला, इस रूम में जो भी है उसमें से कुछ भी मेरा नहीं। मेरी चीजें वो ठंडे बंज हैं, वो टूटे हुए झोपड़े हैं और वो पुराने कपड़े जिन पर पैचेस लगे थे, बस वही चीजें मेरी हैं। उसने आसपास के गोल्डन लग्जरी की तरफ इशारा किया और ऑलमोस्ट चीख पड़ा। ये सब देखकर मुझे घिन आती है। इतना सुनते ही चुन झांगहा का गुस्सा फट पड़ा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वो चीखी। अगला ही पल थप्पड़। उसका जोरदार स्लैप सीधा नीमो के चेहरे पर पड़ा। जलन उसके गाल पर देर तक रहती रही। 25 सालों में पहली बार उसके फादर ने उसे मारा था, लेकिन नीमो ने ना डॉज किया ना फाइट बैक। वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। और शायद उसकी वही खामोशी चुन जिहांग को और ज्यादा पागल कर रहा था। वो कांपती हुए उंगली उसके चेहरे की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे पास मना करने का कोई हक नहीं है।
तुम जिंदा हो तो चुन फैमिली के हो और मरोगे तो भी चुन फैमिली के ही रहोगे। उसके आवाज रेत से भर चुका था। तुम्हारा पूरा जिंदगी उस दिन डिसाइड हो गया था जिस दिन तुम पैदा हुए थे। चाहे तुम एक्सेप्ट करो या नहीं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वो चीखा, कोई है? तुरंत 2 बॉडीगार्ड्स रूम में आ गए। यंग मास्टर को उसके रूम में ले जाओ, चुन जियांगहा ने ऑर्डर दिया। मेरी परमिशन के बिना ये एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। नीमो ने रेजिस्ट नहीं किया, या शायद उसमें अब हिम्मत ही नहीं बची थी। उसका अंदर का पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका था। एक पपेट की तरह वो बॉडीगार्ड्स को खुद को सीढ़ियों की तरफ ले जाने देता रहा। जब वो चुन हुई के पास से गुजरा तो उसका भाई उसके करीब झुककर धीरे से बोला, स्ट्रगल करना बंद करो। तुम बस एक कुत्ते हो जिसे मॉम डैड ने पाला है। अब मास्टर्स ने तुम्हें घर बुला लिया है तो ओबीडियंटली फॉलो करो। उसकी आंखों में जहर भरी स्मर्क दिखी। तुम बस ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए हो। और इस तरह नीमो को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो कमरा इतना बड़ा था कि उसके पुराने घर से भी ज्यादा स्पेशियस था। प्राइवेट बाथरूम, सॉफ्ट लग्जूरियस बेड, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, बाहर परफेक्टली मेंटेन्ड गार्डन और ब्लू स्विमिंग पूल चमक रहा था। लेकिन नीमो के लिए ये जगह उस पुराने बिना खिड़की वाले कमरे से भी ज्यादा सफोकेटिंग थी। ये एक गोल्डन प्रिजन था और वो उसका कैदी, लाइफ सेंटेंस वाला कैदी। 3 दिन तक वो उस गिल्डेड केज में बंद रहा। इस दौरान उसने किसी को नहीं देखा, सिर्फ एक सर्वेंट को जो रेगुलर मील्स लेकर आती थी। खाने में दुनिया भर की डेलिकेसीज होती थी, माउंटेन्स और सी से लाए गए एक्सपेंसिव डिश, लेकिन वो एक बाइट तक नहीं खा पाता था। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। जब भी वो आंखें बंद करता उसे लिन शुए का गिल्टी चेहरा दिखता, चुन हुई की कंटेम्प्ट भरी स्मर्क दिखती और चुन जियांगहा की एंटाइटल्ड आवाज सुनाई देती, तुमने सिर्फ इनसिग्निफिकेंट चाइल्डहुड लूज किया है। इनसिग्निफिकेंट, बस ये वर्ड याद आते ही उसके पेट में तीखा दर्द उठता। ये भूख का दर्द नहीं था, ये 20 सालों की दबी हुई तकलीफ थी जो अब फटकर बाहर आ रही थी। और ऑनेस्टली कौन उसे ब्लेम कर सकता था? एक दिन वो दर्द अचानक पूरी तरह एक्सप्लोड कर गया। नीमो जमीन पर गिर पड़ा, ठंडा पसीना उसके कपड़ों को भिगो रहा था। जब सर्वेंट खाना लेकर रूम में आई तो उसने उसे इस हालत में देखा। वो डर गई और तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर बाद व्हाइट कोट पहने डॉक्टर आ गया और उसने नीमो का चेकअप किया। फाइनल डायग्नोसिस था लॉन्ग टर्म मैल न्यूट्रिशन की वजह से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जो अब सिवियर इमोशनल ट्रॉमा की वजह से और भी डेंजरस हो गया था। एक यंग आदमी के लिए ये बहुत हैवी बर्डन था। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। जाते वक्त उसने नीमो की तरफ सिंपैथी भरी नजर से देखा और गहरी सांस लेकर बोला, यंग मास्टर, कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की। अपनी हेल्थ बर्बाद करना किसी भी चीज के लायक नहीं होता। और वो सही कह रहा था। उन लोगों के लिए अपना बदन तोड़ देना जो उसकी परवाह तक नहीं करते, सच में बेकार था। जब दर्द थोड़ा कम हुआ, नीमो धीरे धीरे फ्लोर से उठा। इस बार उसने पहली बार सच में रूम को ध्यान से देखा। फिर वो ह्यूज फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया। तब उसे रियलाइज हुआ कि रूम सिर्फ 2nd फ्लोर पर था। नीचे एक सॉफ्ट परफेक्टली ट्रिम्ड लॉन थी। उसने क्विकली हाइट कैलकुलेट की। अगर केयरफुली जंप करे तो शायद जिंदा बच सकता था। उस मोमेंट उसे समझ आ गया, उसे यहां से भागना होगा। उसे एयर नहीं बनना था, ना ही उन हिपोक्रिटिकल चेहरों को और एक सेकंड देखना था। वो सिर्फ अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चाहता था, चाहे वो कितनी भी शाबी क्यों ना हो, कम से कम वो असली तो थी। और फिर उसने विला से एस्केप करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, हर जगह कैमरास और बॉडीगार्ड्स। फ्रंट गेट से निकलना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो बस ऑब्जर्व करता रहा। कई दिन तक गार्ड्स के रोटेशन पैटर्न्स देखता रहा। उसने नोटिस किया कि सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच सिक्योरिटी सबसे वीक होती है। उसके पास सिर्फ एक चांस था। चौथी रात वो प्रिटेंड करता रहा कि सो रहा है, जब तक वॉल क्लॉक ने 3 स्ट्राइक नहीं किए। फिर वो चुपचाप बेड से उठा। उसने एक्सपेंसिव सिल्क पजामाज उतारे और वापस वही पुराने फेडेड कपड़े पहन लिए जिनमें वो यहां आया था। ये कपड़े पहनकर उसे लगा जैसे वो फिर से रियल चुन्मो बन गया हो। उसने बेडशीट्स को बांधकर एक मेकशिफ्ट रोप बना ली। एक एंड बेड पोस्ट से बांधा और दूसरा खिड़की के बाहर फेंका। डीप ब्रेथ लेकर वो विंडो से बाहर चढ़ा और धीरे धीरे शीट्स के सहारे नीचे उतरने लगा। मूव डेंजरस था, लेकिन डेस्परेशन उसे और ज्यादा डेंजरस बना चुकी थी। 2nd फ्लोर ज्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन इतना नीचा भी नहीं। जब वो ग्राउंड के पास पहुंचा, उसे रियलाइज हुआ कि शीट्स पूरी लेंथ तक नहीं पहुंच रही थीं। उसने हिम्मत जोड़ी और छोड़ दिया। 3rd लैंड करते ही उसके एंकल में तेज जलता हुआ दर्द दौड़ गया, लेकिन उसके पास इंजरीज चेक करने का टाइम नहीं था। वो बुरी तरह लिंप करता हुआ पेरीमीटर वॉल की तरफ भागा। वॉल काफी ऊंची थी और ऊपर इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई थी, लेकिन उसने पहले ही एक वीक स्पॉट ढूंढ लिया था। एक कोने में बड़ा सा ट्री था जहां कैमरास का ब्लाइंड स्पॉट था और इलेक्ट्रिक वायर भी थोड़ी लूज लग रही थी। दर्द को इग्नोर करते हुए वो ट्री पर चढ़ने लगा। हाथों और पैरों से ट्रंक को पकड़कर बिल्कुल छिपकली की तरह धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया, इंच बाय इंच। आखिर वो वॉल के टॉप तक पहुंच गया। केयरफुली इलेक्ट्रिक वायर अवॉइड की, डीप ब्रेथ ली और दूसरी साइड जंप कर गया। बाहर की घास ने इंपैक्ट का ज्यादा हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया। वो कर चुका था, वो भाग निकला था। उसके लिए आजादी की हवा कभी इतनी मीठी नहीं लगी थी।
वो 1 सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इंजर्ड लेग घसीटते हुए वो अंधेरे में भागता रहा। उसे खुद नहीं पता था कहाँ जाना है, बस एक ही थॉट था, उस गोल्डन केज से जितना दूर जा सके। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। हर कदम के साथ एंकल का दर्द और बढ़ रहा था। सुबह होने के करीब वो एक बहुत फेमिलियर स्ट्रीट कॉर्नर पर रुक गया। ये वही जगह थी जहां लिन शुए का रेंटेड अपार्टमेंट था। चाहे वो जानता था कि उसने उसे धोखा दिया है, फिर भी कोई अजीब सी फोर्स उसे यहां खींच लाई थी। उसने ऊपर 3rd फ्लोर की फेमिलियर विंडो की तरफ देखा। लाइट्स बंद थीं। उसने खुद से कहा, शायद वो यहां से मूव आउट कर चुकी है। शायद अब वो उसी गोल्डन प्रिजन में रहती हो जो सपोजिडली मेरा था। वो खुद पर हंस पड़ा, एक सेल्फ मॉकिंग लाफ। फिर वो मुड़कर जाने लगा, तभी एक टैक्सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। डोर खुला और एक फेमिलियर फिगर बाहर निकली, लिन शुए। वो बहुत एग्जॉस्टेड लग रही थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुई थी। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ चल दी। इंस्टिंक्टिवली नीमो पास के शैडोज में छुप गया। लिन शुए ने उसे नोटिस नहीं किया। वो सीधा बिल्डिंग के अंदर चली गई और कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट बाद 3rd फ्लोर की लाइट्स जल उठी। नीमो वहीं खड़ा रहा, एक बेवकूफ की तरह। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। शायद उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी अनरियलिस्टिक होप जिंदा थी। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि सब खत्म हो चुका है, फिर भी उसकी नजर उस विंडो से हट नहीं रही थी। जब वो फाइनली टूटकर वहां से जाने वाला था, तभी एक फ्लैशी रेड फरारी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। डोर खुला और चुनहुई बाहर निकला। उसने 3rd फ्लोर की विंडो की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक स्मग विक्टोरियस स्माइल आ गई। फिर वो कैजुअली बिल्डिंग के अंदर चला गया। बस उस एक सीन ने सब कुछ बदल दिया। नीमो के दिमाग में जोर का बजिंग साउंड गूंजने लगा, जैसे सारा खून एक ही पल में उसके सर में चढ़ गया हो। वो पागलों की तरह दौड़ा। उसने बिल्डिंग का पुराना डोर लात मारकर खोल दिया और सीधा 3rd फ्लोर की तरफ भागा। उसके एंकल का दर्द जैसे गायब हो चुका था। लिविंग रूम के अंदर चुनहुई ने लिन शुए को वॉल के अगेंस्ट पकड़ा हुआ था और उसे अग्रेसिवली किस कर रहा था। उसके कपड़े भी आधे खुल चुके थे। डोर टूटने की आवाज सुनकर दोनों पलटे। नीमो को देखकर भी चुनहुई बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उल्टा उसने लिन शुए को और करीब खींच लिया और जानबूझकर उसके सामने उसे और पैशनेटली किस करने लगा। लिन शुए ने पहले हल्का सा स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो बस चुपचाप उसकी बाहों में ढीली पड़ गई। वो सीन देखकर उसे लगा जैसे उसके दिल के टूटने की आवाज वो खुद सुन सकता है। एक ठंडी, बेहद क्रूअल रियलाइजेशन। चुनहुई ने फाइनली उसे छोड़ा और अपने होठों को हाथ से वाइप करते हुए नीमो को देखा, जैसे कोई एंटरटेनिंग ड्रामा एंजॉय कर रहा हो। लिन शुए ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि नीमो की आंखों में देखे। उसके चीक्स पर अब भी हल्का फ्लश्ड एक्सप्रेशन था। नीमो ने एक शब्द तक नहीं बोला। वो बस उन दोनों को घूरता रहा। उसका पूरा बदन कांप रहा था, डर से नहीं, प्योर रेज से। ऐसी रेज जो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती थी। चुनहुई उसके पास आया और मॉकिंग स्माइल के साथ उसके गाल पर थपथपाया। लिन शुए तो बस वो लड़की थी जो मॉम डैड ने तुम्हारे लिए चूज की थी, वो हंसा। लेकिन जिस इंसान से वो सच में प्यार करती है, वो मैं हूं। सच कहें तो चुनहुई इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम जैसे गरीब आदमी के साथ वो लॉयल रहेगी? फिर आया असली सच। वो दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे, एक पूरा साल। जब नीमो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पसीना बहा रहा था उनके फ्यूचर के लिए, जब वो पैसे बचा बचा कर लिन शुए के बर्थडे गिफ्ट्स खरीद रहा था, तब ये दोनों उसके पीछे सीक्रेटली अफेयर चला रहे थे। कितनी कड़वी आयरनी थी ना। वो अपने सपने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा था और ये लोग उसकी मेहनत का मजाक बना रहे थे। उस मोमेंट नीमो को लगा वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। गेट आउट, उसने दांतों के बीच से गुस्से में कहा, लेकिन चुनहुई सिर्फ हंस पड़ा। तुम खुद को समझते क्या हो? वो बोला। तुम्हारा रेंट, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस सब मेरी चैरिटी थी। फिर उसने और भी ज्यादा जहरीली बात कही, लिन शुए भी बस एक गिफ्ट थी जो अब मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं क्योंकि मैं बोर हो गया। बस यही वो लाइन थी जिसने सब्र का फ्यूज उड़ा दिया। एक दहाड़ के साथ नीमो ने सीधा उसके चेहरे पर पंच मारा। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि चुनहुई पीछे उड़कर कॉफी टेबल पर गिरा। क्रैश! टूटे हुए ग्लास की आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। चुनहुई गुस्से में उठकर दोबारा उस पर टूट पड़ा और दोनों लड़ने लगे। नीमो के पंचेस प्रिसाइज और ब्रूटल थे। चुनहुई ट्रेंड था, फिर भी वो क्लियरली लूजिंग ग्राउंड पर था। तभी चुन जियांग हा बॉडीगार्ड्स के साथ रूम में घुसा और जोर से चीखा,
बस जब उसने चुनहुई को खून में भीगा देखा तो बिना सोचे सीधा नीमो की पीठ पर एक ब्रूटल किक मारी। नीमो दीवार से जा टकराया, उसके मुंह से खून निकल आया। लिंग वान पैनिक में एम्बुलेंस के लिए चिल्लाने लगी। चुन जियांगहा ने आगे बढ़कर नीमो को जोर से थप्पड़ मारा और गार्ड्स को ऑर्डर दिया, इसे विला के बेसमेंट में बंद करो, मेरी परमिशन के बिना इसे खाना या पानी तक नहीं दिया जाएगा। बॉडीगार्ड्स उसे लिटरली एक स्ट्रे डॉग की तरह घसीट कर ले गए। जब वो लिन शुए के पास से गुजरा, उसने उसकी आंखों में एक पल के लिए गिल्ट देखा, लेकिन उस गिल्ट से कहीं ज्यादा बड़ा था उसका डर और उसकी डिजायर दूर रहने की। उसी पल चुनमो के दिल में जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी फाइनली मर गया। उस पल चुनमो के अंदर जो भी जिंदा था वो मर चुका था। उसने लिन शुए की आंखों में वो दूरी देख ली थी और उसे समझ आ गया था कि अब बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा। चुनहुई ने मजाक उड़ाते हुए और भी जहर घोला, वैसे अगले महीने हमारी शादी है, जरूर आना सेलिब्रेशन में। फिर उसने चुनमो को लात मारी और चीख कर बोला, घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। लेकिन चुनमो बस उसे डेड आइज से देखता रहा। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं बचा था, वो खाली थी। और शायद वही चीज चुनहुई को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। गुस्से में वो बोलकर चली गई, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। उसके बाद चुनमो की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ब्लर होने लगी। बेहोशी और होश के बीच उसने बस इतना सुना कि लिंग वान जिंग किसी से आर्ग्यू कर रही थी। फिर उसे लगा जैसे कोई उसे कहीं ले जा रहा हो, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब वो दोबारा जागा, वो एक लग्जूरियस रूम में था। बेड के पास लिंग वान जिंग बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। वो धीरे से बोली, हमने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। किन फैमिली को एक स्ट्रॉन्ग एयर चाहिए था, हमें अपनी उम्मीदें तुम पर रखनी पड़ी। लेकिन चुनमो ने उसकी बात बीच में ही काट दी। फोन, उसने ठंडी आवाज में कहा, और एक इंडिपेंडेंट अकाउंट। फिर उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एयर बनना सीख लूंगा, लेकिन मेरे कुछ रूल्स होंगे। सबसे पहले मुझे दोबारा मोमो मत कहना। उसकी आवाज में अजीब ठंडी सख्ती थी। वो नाम किसी और जिंदगी का था। फिर उसने वार्निंग दी, मेरे काम में इंटरफियर मत करना, और चुनहुई को उसकी प्राइस पे करनी होगी। लिंग वानजिंग ऑलमोस्ट प्लीड करने लगी, प्लीज थोड़ा मर्सी। लेकिन चुनमो का कोल्ड जवाब सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो रूम से ऐसे निकली जैसे उसकी सोल ही टूट चुकी हो। उसी आफ्टरनून चुन जियांगहा खुद रूम में आया। वो थका हुआ लग रहा था। उसने बेड साइड टेबल पर रखे ब्लैक कार्ड की तरफ इशारा किया। तुम्हारी कंडीशंस मान ली गई हैं, उसने हैवी वॉइस में कहा। कल असिस्टेंट जांग तुम्हें कंपनी इंट्रोड्यूस करेगा। फिर उसने हेजिटेशन के साथ ऐड किया, चुनहुई के साथ थोड़ी लीनियंसी। लेकिन चुनमो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह उसने सूट पहना। असिस्टेंट जांग होंग ऑलरेडी नीचे वेट कर रहा था। रिस्पेक्टफुली झुककर उसने कहा, मिस्टर चुन। और फिर वो उसे चुन ग्रुप हेडक्वार्टर्स ले गया। जब जांग होंग ने ग्रुप की इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स और डेटा फाइल्स उसके सामने रखे तो चुनमो ने बस उन्हें बंद कर दिया। बेसिक्स सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, चुन ग्रुप के सारे एनिमीज की लिस्ट और चुनहुई की सारी प्रॉपर्टीज का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जांग होंग क्लियरली हेजिटेट कर रहा था, लेकिन 1 घंटे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स उसके डेस्क पर थे। चुनमो ने चुनहुई वाली फाइल खोली। पढ़ते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। पता चला चुनहुई के पास 3 कंपनियां थीं। उनमें से एक प्रेडेटरी लेंडिंग कंपनी। उसने तुरंत उसके डिटेल्ड रिकॉर्ड्स खोल दिए। एक केस पर उसकी नजर रुक गई। विक्टिम का नाम था लीना, एक नॉर्मल कॉलेज गर्ल। उसके फादर सीरियसली इल थे और ट्रीटमेंट के लिए उसने चुनहुई की कंपनी से 50,000 युआन बोरो किए थे। सिर्फ 6 महीने में वो डेट बढ़कर 5 लाख युआन हो गया। जब वो पे नहीं कर पाई, डेट कलेक्टर्स ने उसकी प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी दी, उसके फादर को हरास किया, हॉस्पिटल वार्ड तक में सीन क्रिएट किया। बेइज्जती और प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाकर लीना ने हॉस्टल की छत से जंप कर दिया। उसके फादर भी शॉक से उसी रात मर गए। रूम में खामोशी छा गई। चुनमो ने धीरे से फाइल बंद की। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। चुनहुई, तुम सच में मरने लायक हो। फिर उसने फोन उठाया और जांग होंग को कॉल किया। सीरियस कैपिटल के हेड के साथ मीटिंग अरेंज करो। उन्हें बता दो कि चुन ग्रुप का चुन इमो बिजनेस डिस्कस करना चाहता है। जांग होंग ने सरप्राइजिंगली फास्ट काम किया, या शायद सीरियस कैपिटल खुद ईगरली रिस्पॉन्ड करना चाहता था। सिर्फ आधे घंटे में रिप्लाई आ गया। मीटिंग फिक्स हुई आज रात 8 बजे, सिटी के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब में, जेनिथ पैलेस। और यहीं से बात और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि जेनिथ पैलेस एक्चुअली चुनहुई की ही प्रॉपर्टी थी।
कोइंसिडेंस या केयरफुली प्लान ट्रैप, अभी कहना मुश्किल था। चुनमो के होठों पर एक ठंडी स्माइल आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूनिवर्स उसके साथ आयरनी कर रहा है या कोई इनविजिबल स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। लेकिन एक बात पक्की थी, आज का शो बहुत स्पेक्टैकुलर होने वाला था। शाम होते ही उसने ज़ैंग होंग से कहा कि उसे घर ले चले, लेकिन उस गोल्डन विला में नहीं, बल्कि उसके पुराने टूटे फूटे रेंटल हाउस में, क्योंकि वहां से उसे एक चीज लेनी थी। जब कार उस फेमिलियर गली के एंट्रेंस पर रुकी, ज़ैंग होंग कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा। उस असिस्टेंट के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। शायद वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि चुन ग्रुप का एल्डेस्ट यंग मास्टर ऐसी अर्बन स्लम में बड़ा हुआ होगा। लेकिन चुन एमो ने उसकी रिएक्शन इग्नोर कर दी और सीधा आगे बढ़ गया। वो पुरानी टूटती हुई बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसका रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था, बस हर चीज पर अब धूल की एक पतली लेयर जम चुकी थी। वो बेड के पास गया और पुराना मैट्रेस उठाया। नीचे कपड़े में केयरफुली लपेटी हुई एक चीज छुपी हुई थी। उसने धीरे से कपड़ा खोला। अंदर एक पुरानी जंग लगी फ्रूट नाइफ थी। वो चाकू उसने 10 साल की एज में कचरे के ढेर से उठाया था, सेल्फ डिफेंस के लिए। कई डरावनी रातों में वही उसका इकलौता कंपेनियन था। उसने नाइफ को दोबारा कपड़े में लपेटा और अपने कोट के अंदर रख लिया। उस फेमिलियर वेट को फील करते ही उसके अंदर अजीब सा काम आ गया। फिर वो उस विंडोलेस वॉल के पास गया। वहां एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटोग्राफ लगी हुई थी। फोटो में लिंचवे मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी, स्वीट, ब्राइट, वार्म। जब उन्होंने डेटिंग शुरू की थी तब लिंचवे ने यह फोटो उसे दिया था। उसने हंसकर कहा था, मेरी स्माइल इस डार्क रूम की सनलाइट बनेगी। चुन इमो काफी देर तक उस फोटो को देखता रहा, बहुत देर तक। फिर उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से फोटो को दीवार से फाड़ दिया। उसका चेहरा कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस था। उसने फोटो को छोटे छोटे टुकड़ों में चीर दिया, जैसे अपने दिल में बची हुई आखिरी मोहब्बत को भी तोड़ रहा हो। रात के एग्जैक्टली 8 बजे वो जेनिथ पैलेस पहुंचा। क्लब सच में अपने नाम जैसा ही था। अंदर की गोल्डन लग्जरी ऐसी लग रही थी जैसे आसमान में कोई महल हो। हॉल्स में चलने वाले लोग पावर और वेल्थ की वॉकिंग डेफिनेशन लग रहे थे। एक एलिगेंट चोंगसोंग पहनी मैनेजर रिस्पेक्टफुली उसे टॉप फ्लोर तक ले गई। ब्रदर वुल्फ ऑलरेडी प्राइवेट स्वीट में वेट कर रहे हैं, उसने सॉफ्टली कहा। चुन एमू ने डोर पुश किया। अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था, ब्लैक ट्रेडिशनल सूट, पीछे की तरफ मुंह और पूरी कॉन्सेंट्रेशन से टी बना रहा था। उसने पीछे मुड़े बिना ही कहा, बैठ जाओ। चुन एमो सामने वाली सीट पर बैठ गया। दोनों के बीच से चाय की गर्म स्टीम उठ रही थी। उस आदमी ने एक कप भरा और उसकी तरफ स्लाइड कर दिया। प्रीमियम लॉन्गजिंग टी की खुशबू हवा में फैल गई। चुन एमो ने कप उठाया लेकिन पिया नहीं, सिर्फ उसकी स्मेल ली और कामली बोला, मुझे चाय की समझ नहीं है। तब वो आदमी फाइनली मुड़ा। लगभग 40 साल का होगा। उसकी आंख के कोने से लेकर होठों तक एक गहरा स्कार था जो उसे और भी डेंजरस बना रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। ज्यादा पियो तो समझ आ जाती है, इंसानों की तरह। जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा समझोगे। उसकी आंखें हॉक की तरह शार्प थी, जैसे सीधा सोल के अंदर देख सकती हूं। चुन एमू ने सीधा पूछा, आप सीरियस कैपिटल के हेड हो ब्रदर वुल्फ? वो आदमी हंसा, सफेद दांत चमक उठे। सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। अब बताओ, उसने कप उठाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुन एमो ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे किसी को बर्बाद करना है। किसको? चुन हुई। नाम सुनते ही भी ब्रदर वुल्फ के एक्सप्रेशन में जरा सा चेंज नहीं आया। उसने बस कामली चाय फूंकी और एक सिप ली। चुन हुई, वो धीरे से बोला, चुन जिहांगहा का बेटा। रीजन? चुन एमो ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि वो मरने लायक है। ब्रदर वुल्फ जोर से हंस पड़ा। इंटरेस्टिंग। फिर उसने कैजुअली पूछा, तुम्हें पता है ये क्लब उसी आदमी का है जिसे तुम बर्बाद करना चाहते हो? पता है। ये भी पता है कि सीरियस कैपिटल का नेक्स्ट टारगेट चुन ग्रुप ही है? वो भी पता है। अब ब्रदर वुल्फ की आंखों में प्लेफुल इंटरेस्ट आ गया। तो फिर यहां आए? डर नहीं लगता कि चुन ग्रुप के साथ तुम भी डूब जाओगे? चुन एमो ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं नहीं डूबूंगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? चुन एमो के होठों पर ठंडी स्माइल आई। क्योंकि हम दोनों एक ही टाइप के इंसान हैं। हमें पावरफुल लोगों को गिरते हुए देखना पसंद है। फिर वो हल्का सा झुककर धीरे से बोला, और दुश्मन का दुश्मन फ्रेंड होता है। ये लाइन सुनते ही डेंजरस ब्रदर वुल्फ भी एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने धीरे से वो फ्रेज रिपीट किया, दुश्मन का दुश्मन फ्रेंड होता है। फिर वो हल्की सी हंसी हंसा। इंटरेस्टिंग, उसने मर्मर किया। लेजेंडरी चुन जियांगहा ने इतना इंटरेस्टिंग बेटा कैसे पैदा कर लिया?
उसी मोमेंट उसने डील एक्सेप्ट कर ली। कैसे शुरू करना चाहते हो? उसने पूछा। चुन एमो ने बिना कुछ कहे अपने पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव टेबल पर स्लाइड कर दी। इसमें चुनहुई की लैंडिंग कंपनी का सारा कचरा है, फेक अकाउंट्स, इल्लीगल कलेक्शंस और वो ब्रूटल मेथड्स जिन्होंने लोगों की जान ले ली, सब कुछ। मैं चाहता हूं ये सब एक्सपोज हो। मैं चाहता हूं चुनहुई का नाम बर्बाद हो जाए और वो जिंदगी भर जेल में सड़े। ब्रदर वुल्फ ने यूएसबी को उंगलियों में घुमाया। उसके चेहरे पर एक क्रूअल स्माइल आ गई। बस इतना ही? बस। ब्रदर वुल्फ ने कप टेबल पर रखा। 3 दिन के अंदर चुनहुई हेडलाइंस में होगा। हैप्पी कोऑपरेशन मिस्टर चुन। चुन ईमो उठकर जाने लगा। तभी ब्रदर वुल्फ ने उसे आवाज दी। एक बात नहीं पूछोगे? चुन ईमो रुक गया। ब्रदर वुल्फ की आंखें अचानक जहर से भर गईं। मैं चुन फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हूं? रूम की हवा हैवी हो गई। 20 साल पहले ब्रदर वुल्फ धीरे धीरे बोला, तुम्हारे फादर ने मेरे फैमिली के साथ भी एग्जैक्टली वही किया था। उन्होंने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। मेरे फादर ने इसी बिल्डिंग की छत से जंप करके सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही चुन ईमो के शरीर में हल्की सी सर्दी दौड़ गई। उसे रियलाइज हुआ, ये सिर्फ बिजनेस राइवलरी नहीं थी, ये खून का बदला था, ब्लड डेट। इसीलिए ब्रदर वुल्फ चुन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना ऑब्सेस था। उसने कोल्ड स्माइल के साथ पूछा, अब भी लगता है हम दोस्त हैं? चुन ईमो ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, हाँ, कम से कम चुन फैमिली को गिराने तक। ये कहकर वो मुड़ गया और रूम से बाहर निकल गया। पीछे से उसने ब्रदर वुल्फ की हल्की सी आवाज सुनी। जियांग हां ने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसका खुद का बेटा उसके डिस्ट्रक्शन का गिफ्ट पर्सनली डिलीवर करेगा। लेकिन चुन ईमो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा क्लब से बाहर निकला और जैंग होंग की कार में बैठ गया। अब कहाँ मिस्टर चुन? जैंग होंग ने रिस्पेक्टफुली पूछा। चुन ईमो ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, एक अच्छी जगह, शो देखने के लिए। आधे घंटे बाद कार एक होटल के सामने रुकी, बिल्कुल उस होटल के ऑपोजिट जहां चुनहुई और लिन शू की एंगेजमेंट पार्टी हो रही थी। उसने बेस्ट व्यू वाला स्वीट बुक किया। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़े होकर वो सामने के ब्राइटली लिट होटल को देखने लगा। उसकी आंखों में ठंडी शांति थी। शो शुरू होने वाला था। 3 दिन बाद एंगेजमेंट बैंक्वेट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। यून सिटी का लगभग हर इन्फ्लुएंशियल इंसान वहां इन्वाइटेड था। पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, सेलिब्रिटीज, सब। चुन फैमिली ने सिटी का सबसे लग्जूरियस 6 स्टार होटल बुक किया था। सीन अनबिलीवेबल ग्रैंड था। क्लियरली चुन जियांगहा इस एंगेजमेंट के थ्रू दुनिया को अनाउंस करना चाहता था कि चुन फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन अब ऑफिशियली पावर संभालने के लिए रेडी है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चुन ईमो खुद बैंक्वेट में नहीं गया। वो अपने स्वीट में ही रहा, एक हाई पावर्ड टेलीस्कोप के साथ, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई स्पेक्टेटर। शाम के 6 बजे से गेस्ट्स आना शुरू हो गए। लग्जरी कार्स की लाइन लग गई। एक्सपेंसिव गाउन्स और कस्टम सूट्स पहने लोग रेड कारपेट पर परफेक्ट स्माइल्स के साथ चल रहे थे। एंट्रेंस पर चुन जियांगहा और लिंगवान होस्ट्स की तरह खड़े गेस्ट्स वेलकम कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर प्राउड स्माइल्स थीं। उनके साइड में चुनहुई और लिनशू खड़े थे, परफेक्ट कपल की तरह। चुनहुई व्हाइट कस्टम सूट में था, हेयर परफेक्टली स्टाइल्ड, चेहरे पर विनर वाली स्माइल, जैसे दुनिया उसके पैरों में हो। लिनशू भी एक्सपेंसिव गाउन में प्रिंसेस जैसी लग रही थी। उसने चुनहुई का आर्म पकड़ा हुआ था और फेक हैप्पीनेस वाली स्माइल पहनी हुई थी। लेकिन चुन ईमो को वो स्माइल थोड़ी स्टिफ लगी, थोड़ी फोर्स्ड। होटल के जायंट स्क्रीन्स पर उनकी लव स्टोरी चलने लगी। कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे डेस्टिन्ड लवर्स बने। सब कुछ इतना रोमांटिक एडिट किया गया था कि लोग इमोशनल हो रहे थे, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लग रहा था। और नीचे स्टेज की नीचे बैठे गेस्ट्स तालियों और ब्लेसिंग से हॉल को भर रहे थे। चुनहुई कॉन्फिडेंटली लिनशू का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ा। होस्ट की एनर्जेटिक आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए हमारे हैंडसम ग्रूम मिस्टर चुनहुई को। इस स्पेशल मोमेंट पर वो अपनी फीलिंग्स सबके साथ शेयर करेंगे। तालियों के बीच चुनहुई ने माइक्रोफोन लिया। उसका चेहरा एक परफेक्ट सक्सेसफुल एयर जैसा लग रहा था। वो प्यार भरी नजर से लिनशू को देखते हुए बोला, लिनशू, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे लकी बात थी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बैंक्वेट हॉल का जायंट स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगा। रोमांटिक लव स्टोरी वीडियो 1 सेकंड में गायब हो गया। स्क्रीन स्टैटिक से भर गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगला मोमेंट स्क्रीन्स पर हॉरिफाइंग फोटोज और वीडियोस चलने लगे। विदाउट वार्निंग, विदाउट मर्सी,
ये चुन हुई की लेंडिंग कंपनी के असली क्राइम्स थे। कोल्ड, ब्रूटल, ब्लडी एविडेंस, डेटर्स की फोटोज, खून से लथपथ चेहरे, पिटाई के बाद पहचान से बाहर निकले हुए लोग, और स्पीकर्स में एक लड़की की टूटती हुई आवाज गूंज उठी, प्लीज अगले जन्म में पैसा लौटा दूंगी। पूरा बैंक्वेट हॉल जम गया। 1 सेकंड की डेड साइलेंस, फिर बूम, हॉल में केओस फट पड़ा। गेस्ट्स शॉक में एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ये क्या है? चुन हुई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है? उसने लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। क्या यही है चुन फैमिली का असली चेहरा? स्टेज पर चुन हुई का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो माइक्रोफोन पकड़े खड़ा था, लेकिन उसका पूरा बदन इतना कांप रहा था कि वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था। लिन शू का हाल और भी बुरा था। वो स्क्रीम करके सीधा फ्लोर पर गिर पड़ी। सबसे पहले चुन जियांग हा होश में आया। वो बैकस्टेज क्रू पर चीखा, बंद करो इसे, अभी के अभी बंद करो। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्क्रीन बंद ही नहीं हो रही थी। वीडियोज और एविडेंस बार बार रिपीट होते रहे, जैसे पूरी दुनिया के सामने चुन हुई की पब्लिक एग्जीक्यूशन चल रही हो। और सिचुएशन को और भी डेंजरस बना दिया एक और चीज ने। किसी ने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया। बैंक्वेट हॉल के डोर्स अचानक जोर से खुले। यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स अंदर घुसाए। हॉल एकदम साइलेंट हो गया। लीड ऑफिसर सीधा स्टेज पर चढ़ा। उसके हाथ में अरेस्ट वारंट था। उसने सीधा चुनहुई की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, चुनहुई, आप इल्लीगल बिजनेस ऑपरेशंस, वायलेंट डेट कलेक्शन और इंटेंशनल असॉल्ट के चार्जेस में सस्पेक्ट हैं। अगला सेकंड, क्लिक, कोल्ड हैंडकफ्स चुनहुई के हाथों में लग चुके थे। तब फाइनली वो पैनिक में टूट गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। वो पागलों की तरह स्ट्रगल करने लगा। डैड, डैड, मुझे बचाओ। उसकी आवाज डेस्परेशन से भर चुकी थी। चुन चियांगहा तुरंत आगे बढ़ा अपने फेवरेट बेटे को बचाने के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रोक दिया और फिर चुन हुई को एक कॉमन क्रिमिनल की तरह घसीट कर ले जाया गया। उसकी पूरी डिग्निटी मिट्टी में मिल चुकी थी। चुन जियांगहा का गुस्सा और शॉक इतना ज्यादा था कि उसका पूरा बदन कांपने लगा। वो सांस लेने के लिए गैस्प कर रहा था और अचानक वो सीधा फ्लोर पर गिर पड़ा। लिंगवान की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। जो एंगेजमेंट बैंक्वेट कुछ देर पहले तक रॉयल सेलिब्रेशन लग रहा था, वो 1 सेकंड में टोटल डिजास्टर बन चुका था। गेस्ट्स डर कर इधर उधर भागने लगे। सबको सिर्फ एक ही फियर था, कहीं उनका नाम चुन फैमिली के स्कैंडल से न जुड़ जाए। लेकिन रिपोर्टर्स, वो सो शार्क्स की तरह और एक्साइटेड हो गए। कैमरास की फ्लैश नॉन स्टॉप चलने लगी। हर एम्बैरेसिंग मोमेंट कैप्चर किया जा रहा था। और इस सबसे दूर ऑपोजिट होटल की स्वीट में खड़ा चुन ईमो क्वाइटली बाइनोक्यूलर्स नीचे रख रहा था। उसने आराम से रेड वाइन का एक सिप लिया और पूरा ग्लास फिनिश कर दिया। उसकी आंखों में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, सिर्फ ठंडी शांति, जैसे एक ऑडियंस मेंबर फाइनली अपना फेवरेट रिवेंज सीन देखकर सैटिस्फाई हुआ हो। उसने पूरा रेड वाइन का ग्लास एक ही गल्प में खत्म कर दिया। सच में ये परफॉर्मेंस मैग्निफिसेंट थी। दूर से केओस देखते हुए उसने सोचा, कैसा लगा होगा चुन हुई को ये एंगेजमेंट गिफ्ट। लेकिन उसकी आंखों में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, ना सैटिस्फैक्शन, ना हैप्पीनेस, सिर्फ एक ठंडी खाली सी फीलिंग, जैसे अंदर सब कुछ मर चुका हो। और वो जानता था ये एंडिंग नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तभी उसका फोन बज उठा। कॉल था ब्रदर लैंग का। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। गिफ्ट मिल गया? उसने कैजुअली पूछा। स्पेक्टैक्युलर था, चुनीमो ने कामली जवाब दिया। लेकिन ब्रदर लैंग हल्का सा हंसा। अभी सेलिब्रेट मत करो, असली मजा तो अब शुरू होगा। उसने बताया कि उसने ऑलरेडी एनोनिमस रिपोर्ट्स अथॉरिटीज को भेज दिए हैं। टैक्स इवेजन, ब्राइबरी, सारे डॉक्यूमेंट्स। कल सुबह तक चुन ग्रुप पर इन्वेस्टिगेटर्स और डिसिप्लिनरी ऑफिशियल्स टूट पड़ेंगे। और अगर चुन जियांगहा कोलैप्स से बच भी गया तो भी चुन फैमिली खत्म समझो। चुन ईमो कुछ सेकंड चुप रहा। उसे रियलाइज हुआ ब्रदर लैंग उससे भी ज्यादा रूथलेस है। वो सिर्फ चुन फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता था, वो उन्हें जड़ से उखाड़ना चाहता था, पूरा खानदान मिटा देना। फोन के दूसरी साइड साइलेंस महसूस करके ब्रदर लैंग ने पूछा, क्या हुआ, सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हो? बिल्कुल नहीं, चुनीमो ने सीधा जवाब दिया। ये सुनकर ब्रदर लैंग सैटिस्फाई लगने लगा। गुड, चुन फैमिली गिरने के बाद तुम्हारा राइटफुल शेयर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन चुन ईमो की आवाज इंस्टेंटली ठंडी हो गई। मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए, जो चाहिए होगा खुद ले लूंगा। और उसने बिना वेट किए कॉल कट कर दिया। वो वापस विंडो के पास गया। नीचे सिटी की नियॉन लाइट्स डार्कनेस में चमक रही थीं। उनकी रोशनी उसकी आंखों में ब्लर होने लगी। उसने सोचा था रिवेंज उसे खुशी देगा, लेकिन उसका दिल इतना खाली क्यों लग रहा था? तभी नॉक नॉक।
डोर पर अचानक नॉक हुआ। उसने जाकर डोर खोला और सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर वो भी एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गया। लिन शू। उसकी आंखों में फियर और डेस्परेशन दोनों थे। कुछ कहने से पहले ही वो सीधा उसके सामने घुटनों पर गिर गई। निमो, प्लीज प्लीज चुन हुई को छोड़ दो। वो टूट कर रो रही थी। मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे पता है ये सब तुमने किया है, लेकिन प्लीज एक बार मर्सी दिखा दो। वो उसके पैर पकड़कर रोते हुए भीख मांगने लगी, जैसे उसका दिल टूट रहा हो। चुनीमो चुपचाप नीचे देखता रहा। ये वही औरत थी जिसे उसने कभी पूरी जान से प्यार किया था, और आज वो किसी दूसरे आदमी के लिए उसके सामने कुत्ते की तरह भीख मांग रही थी। सरप्राइजिंगली उसे कुछ फील ही नहीं हुआ, न दर्द, न प्यार, न पिटी, कुछ भी नहीं। उसने बस कामली पूछा, तुम्हें इतना श्योर कैसे है कि ये सब मैंने किया? लिन शू ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है तुम हम सब से नफरत करते हो, मुझसे, चुन हुई से, अपने पेरेंट्स से भी, लेकिन चुन हुई इतना बुरा नहीं है। वो बस स्पॉइल्ड है, उसका असली नेचर बुरा नहीं है। ये सुनते ही चुनीमो हल्का सा मुस्कुराया। वही पुराना एक्सक्यूज, वही घिसा पिटा डायलॉग। उसने धीरे से पूछा, जब वो फैमिलीज बर्बाद कर रहा था तब तुम्हें उसका गुड नेचर याद नहीं आया? लिन शू बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि वो सच जानती थी। वो चुन हुई की अकम्प्लिश थी। उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी के अकाउंट्स वो खुद हैंडल करती थी। उसे सब पता था, हर डर्टी सीक्रेट। काफी देर की साइलेंस के बाद उसने टैक्टिक बदली, इमोशनल कार्ड। उसकी आवाज और भी नरम हो गई। हमने गलती की, लॉ उसे पनिश कर देगा, लेकिन क्या हमारा पास्ट तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता? उसने कॉलेज का एक मेमोरी याद दिलाया। सेकेंड ईयर में जब तुम बीमार पड़े थे, मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर गई थी। वो बर्थडे वॉच याद है जो मैंने अपनी 6 मंथ्स की स्कॉलरशिप सेविंग से खरीदी थी? क्या तुम्हें वो मेमोरीज सच में याद नहीं? चुनीमो ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो। याद है, उसने कामली कहा। मुझे ये भी याद है कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त तुम पूरे रास्ते कंप्लेंट कर रही थी कि मैं कितना हैवी हूं, और मुझे ये भी याद है कि वो वॉच अगले ही दिन चुन हुई के रिस्ट पर थी। उसने ठंडी नजर से लिन शुए को देखा और पूछा, इतने सालों तक एक्टिंग करके तुम थकी नहीं? ये सुनते ही लिन शुए का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि चुन ईमो को वो छोटी छोटी पेनफुल डिटेल्स इतनी क्लियरली याद होंगी। उसे लगा था वो बस एक बेवकूफ लवर था जो अंधे प्यार में कुछ नोटिस ही नहीं करता, और अब उसके पास अपनी सफाई में बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा था। उसकी फेक पर्सनालिटी की हर लेयर उस मोमेंट में चीर दी गई। चुन ईमो ने बस डोर की तरफ इशारा किया, बाहर निकल जाओ। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन अचानक लिन शुए हिस्टेरिकल हो गई। वो फ्लोर से उठकर उसका आर्म पकड़ने लगी। नहीं, तुम मेरे साथ इतने हार्टलेस नहीं हो सकते। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोली, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ये रिवेंज भी सिर्फ तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका है। उसकी आंखों में डेस्परेशन पागलपन बन चुकी थी। हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लिन हुई को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी चुन फैमिली से सब कुछ वापस लेने में। मैं सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी। उसकी बातें सुनते ही चुन ईमो के अंदर सच में नौजिया की वेव उठ गई। उसने उसका हाथ इतनी जोर से झटका कि वो वापस फ्लोर पर गिर पड़ी। वो उसके ऊपर नजर डालते हुए धीरे से बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब मेरे साथ टर्म्स नेगोशिएट करने लायक हो? उसकी आंखों में सिर्फ कंटेम्प्ट था। तुम सड़क के कचरे से भी कम वैल्यू रखती हो। कचरा कम से कम रिसाइकल तो हो सकता है, तुम सिर्फ घिन दिलाती हो। ये वर्ड्स ब्लेड की तरह लगे, और फाइनली लिन शुए की बची खुची डिग्निटी भी टूट गई। वो फ्लोर पर बैठी रह गई, आंखें खाली, चेहरा सुनसान, जैसे अंदर से सब कुछ मर गया हो। चुन ईमो ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस डोर बंद करके उस पर पीठ टिकाकर धीरे से नीचे स्लाइड हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी लाइफ की आखिरी खूबसूरत मेमोरी भी खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दी हो। अगला दिन बिल्कुल ब्रदर लैंग की प्रिडिक्शन के मुताबिक चुन ग्रुप पर ऑफिशियली एक्शन शुरू हो गया। टैक्स ब्यूरो, डिसिप्लिनरी कमिटी, इन्वेस्टिगेटर्स सब एक साथ कंपनी पर टूट पड़े। ऑफिसेस सील कर दिए गए, अकाउंट सीज हो गए, एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया, और चुन जियांग हा मल्टीपल इकोनॉमिक क्राइम्स के चार्जेस में क्रिमिनल डिटेंशन में चला गया। लिंग वान डेस्परेट होकर अपनी ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज बेचने लगी। हर जगह मदद मांगी, लेकिन हर द्वार उसके मुंह पर बंद हो गया। जैसे कहते हैं, जब दीवार गिरती है तो हर कोई धक्का देता है,
जो लोग पहले चुन फैमिली की चमचागिरी करते थे अब उनसे दूर भाग रहे थे। सबको डर था कहीं वो भी स्कैंडल में न फंस जाएं। युन सिंह का सबसे पावरफुल बिजनेस एम्पायर एक ही रात में गिर गया और इस पूरी स्टॉर्म में सिर्फ एक इंसान सेफ बचा, चुन ईमो। लगता है चुन जियांग हा को पहले ही डेंजर का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने काफी एसेट्स सीक्रेटली चुन ईमो के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। रिजल्ट, फैमिली कोलैप्स होने के बाद भी मोस्ट रिमेनिंग फॉर्च्यून उसके पास आ गया। पीक जितना नहीं, लेकिन फिर भी अनइमेजिनेबल वेल्थ। एक वक्त का बन खाने वाला गरीब लड़का अब युन सिंह का नया एलीट बन चुका था। लोग उससे फ्लैटर करने लगे। सब पूछने लगे वो इतने बड़े डिजास्टर से कंप्लीटली अनटच्ड कैसे बच गया। लेकिन चुन ईमो को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था और सबसे पहली चीज जो उसने की, उसने वो मैग्निफिसेंट विला बेच दिया। फिर वो वापस उसी पुरानी एली में लौट गया जहां वो बड़ा हुआ था। उसने बन बेचने वाले बुढ़े आदमी को ढूंढा और उसके बगल वाली छोटी सी दुकान खरीद ली। वहां उसने एक टाइनी रेस्टोरेंट खोला, सिंपल सा, छोटा सा, सिर्फ घर जैसा खाना, और शेफ खुद चुन ईमो। ओपनिंग डे पर एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया, ब्रदर लैंग, वही ब्लैक टैंक सूट पहने हुए। आज सनलाइट में उसके फेस का स्कार भी उतना टेरिफाइंग नहीं लग रहा था। वो चुपचाप बैठ गया। उसने ब्रेस्ट पोक और एक बियर ऑर्डर की, आराम से खाया, खामोशी में। खाना फिनिश करने के बाद उसने सर उठाया और बोला, कुकिंग अच्छी है। चुन ईमो ने बस हल्का सा नॉड किया। ब्रदर लैंग ने बियर का सिप लेते हुए पूछा, अब फ्यूचर का क्या प्लान है? चुन ईमो ने कामली जवाब दिया, बस ये शॉप चलानी है और पीसफुली जीना है। ब्रदर लैंग हंस पड़ा, तुम जैसे आदमी को लगता है किचन में पूरी लाइफ चैन से रह पाओगे? चुन ईमो ने सीधा पूछा, क्यों नहीं? कम से कम यहां जो खाना खाता हूं वो क्लीन तो है। ये सुनकर ब्रदर लैंग कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पॉकेट से एक एनवेलप निकाला और टेबल पर स्लाइड कर दिया। अंदर एक इंटरनेशनल प्लेन टिकट और कैश था। उसने वार्निंग दी, चुन फैमिली खत्म हो गई है, लेकिन चुन जियांग हा के एनिमीज अभी भी जिंदा है। यहां रहना सेफ नहीं है। कुछ टाइम के लिए अब्रॉड चले जाओ, जब तक सब ठंडा नहीं हो जाता। ब्रदर लैंग ने कहा था कि थोड़ी देर के लिए शहर छोड़ देना ही बेहतर होगा, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एनवेलप लेने के बजाय उससे एक और सवाल पूछ बैठा, अब जब तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हो गया, क्या तुम्हें सुकून मिला? ये सुनते ही ब्रदर लैंग फ्रीज हो गया। उसके चेहरे की हल्की सी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने चुपचाप अपना बियर ग्लास उठाया और एक ही गल्प में पूरा खाली कर दिया। फिर खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से बोला, नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे कोई आदमी बहुत लंबी जंग जीतकर भी सब कुछ हार गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, 20 साल लगे मुझे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने में, लेकिन इस चक्कर में मैंने बाकी सब खो दिया। दे आर नेवर कमिंग बैक। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ, बोल के नीचे कुछ पैसे दबाए और बिना पीछे देखे चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए चुन ईमो को लगा जैसे वो अपना फ्यूचर देख रहा हो। दो आदमी जो सिर्फ पास्ट के कैदी बनकर रह गए थे। आखिर रिवेंज मिलने के बाद इंसान को मिलता ही क्या है? जो चीजें खो जाती हैं वो कभी वापस नहीं आती। उसके बाद रेस्टोरेंट की जिंदगी फिर से शांत हो गई। रोज सुबह से शाम तक वो काम करता। उसकी जिंदगी रूखे पानी की तरह बिल्कुल बेजान चल रही थी। उसे लगा था कि अब उसकी पूरी लाइफ इसी तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर एक लड़की उसकी जिंदगी में आई और उस सन्नाटे को तोड़ दिया। उसका नाम था सूकिन। वो सामने वाले फ्लावर शॉप की ओनर थी। लिंग शुए की तरह ठंडी और फेक नहीं। उसकी खूबसूरती सॉफ्ट और सुकून देने वाली थी। वो अक्सर सिंपल लिनन ड्रेसेस पहनती थी और उसकी आंखें आधे चांद की तरह कर्व्ड रहती थीं। हर दिन वो रेस्टोरेंट में आती, सबसे सस्ती प्लेन नूडल्स ऑर्डर करती और चुपचाप कोने में बैठकर खाती। खाने के बाद बिना शोर मचाई क्वाइटली चली जाती। कभी कभी वो चुन ईमो के लिए छोटे से फूल भी लाती, सिंपल वाइल्ड डेजीज। वो हंसती हुई कहती, तुम बहुत लोनली लगते हो, शायद ये फ्लावर्स तुम्हारा मूड थोड़ा बेटर कर दे। चुन ईमो को समझ ही नहीं आता था क्या जवाब दे। वो बस क्वाइटली फ्लावर्स ले लेता और शॉप के सबसे विजिबल वेस में रख देता। धीरे धीरे दोनों क्लोज होने लगे। उसे पता चला कि सूकिन भी इस शहर में बिल्कुल अकेली थी और धीरे धीरे सूकिन को भी उसके डार्क पास्ट के बारे में सब पता चल गया। लेकिन उसने ना उस पर तरस खाया, ना क्यूरियोसिटी दिखाई। उसने सिर्फ इतना कहा, वो सब पास्ट है, बस। ये 4 सिंपल वर्ड्स जो नीमो को दुनिया के किसी भी कंफर्ट से ज्यादा वार्म लगे। धीरे धीरे उसका जमा हुआ दिल पिघलने लगा। अब वो रोज सूकिन का वेट करता। वो फिर से स्माइल करना सीखने लगा। उसने नॉर्मल लाइफ इमेजिन करनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसे लगा कि लाइफ फाइनली उस पर मेहरबान हो रही है, तभी मुसीबत दोबारा उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई।
एक दोपहर जब सूकिन नूडल्स खा रही थी और दोनों कैजुअली बात कर रहे थे, रेस्टोरेंट का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। कुछ गुंडे अंदर आए। उनका लीडर एक गंजा आदमी था जिसके हाथ पर बड़ा सा ड्रैगन टैटू बना हुआ था। उसने जोर से पूछा, तुम में से चुनीमो कौन है? चुनीमो तुरंत खड़ा हो गया और इंस्टिंक्टिवली सूकिन को अपने पीछे कर लिया। गंजा आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर पीले दांतों वाली स्माइल दिया। किसी ने तेरे एक पैर की कीमत दी है। ये सुनते ही चुनीमो का दिल डूब गया। मुसीबत फाइनली उस तक पहुंच ही गई थी। चाहे वो चुन झांग के दुश्मन हो या चुन हुई के बचे हुए लोग, उसे नहीं पता था। लीडर ने हाथ हिलाया और बाकी आदमी स्टील पाइप्स लेकर उसे घेरने लगे। सूकिन डर के मारे चीख उठी। चुनीमू ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा जैसे उसे रीअश्योर कर रहा हो। फिर उसने किचन रैक से एक बड़ा नाइफ उठाया। उसकी आंखें ठंडी और स्टेबल थीं। अच्छी तरह सोच लो, उसने वार्निंग दी। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम में से कोई भी यहां से ठीक ठाक बाहर नहीं जाएगा। वो ट्रबल नहीं चाहता था, लेकिन वो उससे डरता भी नहीं था। अगर जरूरत पड़ी तो वो दिखा देता कि वो 20 साल की सफरिंग वेस्ट नहीं गई। लेकिन गंजा आदमी डरा नहीं, उल्टा और जोर से हंस पड़ा। बड़ा टफ गाय है, पकड़ो इसे। और फिर फाइट शुरू हो गई। नंबर्स और वेपन्स दोनों उनके पास थे। फाइट अनफेयर थी। जल्द ही एक स्टील पाइप उसके हाथ पर पड़ा और नाइफ दूर गिर गया। गंजा आदमी स्नियर करता हुआ उसके पास आया। अगली बार समझकर पंगा लेना। उसने स्टील पाइप उठाया और पूरी ताकत से चुनेमो के पैर की तरफ मारा। चुनेमो ने आंखें बंद कर ली, इंपैक्ट के लिए खुद को रेडी कर लिया। लेकिन पेन आया ही नहीं। जब उसने आंखें खोली, उसने वो सीन देखा जो वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगा। सूकिन, वो जेंटल लड़की जो हमेशा धीरे बोलती थी, उसके सामने खड़ी थी। ठंडी स्टील पाइप सीधा उसकी पीठ पर जा लगी। सूकिन के मुंह से दबी हुई दर्द भरी आवाज निकली और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे से बहने वाला खून उसकी सफेद लिनन ड्रेस को गहरे लाल रंग में रंग रहा था। सूकिन! चुनेमो एक जख्मी जानवर की तरह दहाड़ा। उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ खो चुका आदमी अचानक किसी डरावनी ताकत से भर गया हो। वो जमीन से उछलकर सीधा उस गंजे आदमी पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन में दांत काट दिए। उसका गुस्सा बिल्कुल जानवर जैसा था, जंगली, पागल और जानलेवा। वो ऐसे काट रहा था जैसे उसकी गर्दन का टुकड़ा ही नोच लेगा। गंजा आदमी दर्द से चीख उठा और उसके साथी शौक में जम गए। उन्होंने कभी किसी को इतनी सुसाइडल तरह से लड़ते नहीं देखा था। तभी बाहर से पुलिस सायरन की तेज आवाज गूंजी। किसी ने पुलिस बुला ली थी। मौका खराब होता देख गुंडे अपने पाइप्स छोड़कर भाग निकले, लेकिन चुनेमो ने उनका पीछा नहीं किया। वो तुरंत सूकिन के पास भागा, उसे अपनी बाहों में उठाया और पागल आदमी की तरह बाहर दौड़ पड़ा। सूकिन, प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके गर्म खून ने चुनेमो के हाथों को भिगो दिया था। वो एहसास उसके दिमाग में जलते निशान की तरह बस गया। वो सड़कों पर मदद के लिए चीखता हुआ भाग रहा था। लोग उसे देखकर रुक रहे थे जैसे वो कोई पागल हो, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ सूकिन को बचाना था। अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे बन गए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो खून से भीगा हुआ बेंच पर चुपचाप बैठा रहा, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर सूकिन को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। आखिर इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया, मास्क उतारते हुए बोला, पेशेंट अब डेंजर से बाहर है। ये सुनते ही चुनेमो की सारी हिम्मत टूट गई। उसकी टाइट पकड़ी हुई नर्व्स फाइनली स्नैप कर गईं और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं कॉरिडोर में बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो हॉस्पिटल रूम में था। सूकिन सामने वाले बेड पर चैन से सो रही थी। उसकी सांस स्टेबल थी। उसका चेहरा पीला और कमजोर लग रहा था। उसे देखते ही चुनेमो गिल्ट और डर से भर गया। उसने सूकिन को इस सब में घसीटा था। अगर वो उसकी जिंदगी में ना होता तो शायद वो सेफ होती। वो 3 दिन और 3 रात उसके पास से हिला तक नहीं। जब सूचिन फाइनली जागी, उसने हल्की सी स्माइल दी और धीरे से बोला, मैं ठीक हूं। बस इतना सुनना था। 25 साल का वो आदमी बच्चे की तरह रो पड़ा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो बार बार वही रिपीट करता रहा। सूचिन ने उसे बेवकूफ कहा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए। ये तुम्हारी गलती नहीं है। चुन इमो ने उसका ठंडा हाथ अपने गाल से लगा लिया। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और भारी आवाज में बोला, जब तुम ठीक हो जाओगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सूचिन कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। फिर वो मुस्कुरा दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार मिली थी। उसकी आंखें चांद की तरह हल्की सी टेढ़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, हां। वो एक सिंपल लेकिन खूबसूरत मोमेंट था।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही चुन इमो ने सबसे पहले अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया। फिर वो सूचिन को लेकर शहर छोड़ गया। दोनों एक छोटे से कोस्टल टाउन में शिफ्ट हो गए। बचे हुए पैसे से उसने एक छोटा सा घर खरीदा जिसके साथ एक सुंदर यार्ड भी था। यार्ड को सूचिन के पसंदीदा फूलों से भर दिया गया। उन्होंने एक बिल्ली भी पाली, उसका नाम रखा मंतू। उसके बाद चुन इमो ने कभी यिन सिटी के बारे में नहीं पूछा। चुन हुई, चुन जियांग हा, लिन शू, ब्रदर लैंग, ये सब लोग उसके लिए किसी पुरानी जिंदगी की धुंधली यादें बन चुके थे। अब उसकी दुनिया सिर्फ सूचिन थी। दोनों समुद्र देखते, फूल उगाते और मंतू के साथ खेलते। लेकिन सूचिन की पीठ पर एक लंबा स्कार रह गया था। जब भी बारिश होती वो दर्द करता और हर बार चुन इमो उसे गले लगाकर उस स्कार को बार बार किस करता हुआ माफी मांगता। लेकिन सूचिन उसका मुंह बंद कर देती। तुम किसी से माफी के हकदार नहीं हो, वो कहती। तुमने बस बहुत ज्यादा दर्द सहा है। और ये सच था। 25 साल तक उसने सिर्फ सफरिंग देखी थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक रोशनी आ चुकी थी, एक सच्ची और गर्म रोशनी जो धीरे धीरे उसके पुराने जख्म भर रही थी। उसे लगा था कि उसकी कहानी अब फाइनली खत्म हो गई है, शांत, स्टेबल, खुश। लेकिन फिर एक दिन पास्ट ने दोबारा उसका दरवाजा खटखटाया। यिन सिटी से एक पैकेज आया। उसके अंदर सिर्फ एक न्यूज़पेपर और एक फोटोग्राफ थी। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी, चुन हुई की एग्जीक्यूशन हो चुकी थी। और फोटोग्राफ में चुन जियांग हा और लिंग वान एक न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। वो बेबी बिल्कुल बचपन वाले चुन इमो जैसा लग रहा था। फोटो के पीछे लाल इंक से एक लाइन लिखी थी, ब्रदर, गेम अभी शुरू हुआ है। सच कहें तो यह मैसेज वो था जो चुन इमो कभी देखना ही नहीं चाहता था।